सभी प्रिय विद्यार्थियों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करेंगे ग्लैडस्टोन की विदेश नीति के ऊपर। प्रथम प्रधानमंत्रित्व काल में प्रथम भाग में हम उसके प्रथम प्रधानमंत्रित्व काल में उसके द्वारा अपनाई गई विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पूर्व पीठिका। ग्लैडस्टोन की विदेश नीति का आधार था अहस्तक्षेप। उसके प्रधानमंत्री काल में यूरोप में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं तथा जटिल समस्याएं भी उसके समक्ष आई, पर इसके द्वारा उनसे पर्याप्त दूरी रखने का प्रयास किया गया। इस कारण उसके विषय में कहा जाने लगा कि वह इंग्लैंड के सम्मान को क्षति पहुंचा रहा है। उसके द्वारा तटस्थता, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण विदेश नीति का पालन किया गया। न तो वह पामस्टन के समान आक्रमणकारी और न ही डिज़रायली के समान साम्राज्यवादी था। वह किसी अन्य देश की स्वतंत्रता को नष्ट करने का पक्षधर नहीं था, बल्कि उसने अपने अधीन क्षेत्रों को भी स्वायत्तता और गृह शासन का अधिकार दिया, प्रयास किया। आयरलैंड में भी उसने वही प्रयास किया था। वह इंग्लैंड को युद्धों से पृथक रखना चाहता था तथा अपने साम्राज्य के क्षेत्र के जो उपनिवेश थे उनको भी अधिक अधिकार देने का पक्षधर था। अतः उसने शानदार पृथकता की नीति का पालन किया। उसकी विदेश नीति नैतिकता पर आधारित थी। सैंडर्स ने उसके विषय में लिखा, ग्लैडस्टोन ने विदेशी मामलों में गंभीरता और विस्तार के ज्ञान को बहुत कम व्यक्त किया, जिसकी छाप उसने अपने आंतरिक नियमों और व्यवस्था पर अंकित की थी। यह कहा जाता है कि विदेशी राजनीति में अपने उच्च सिद्धांतों को क्रियान्वित करने की इच्छा के कारण वह कभी कभी ग्रेट ब्रिटेन को उन लाभों को प्रदान न कर सका जिनको प्राप्त करने का उसको अधिकार था, यानी ब्रिटेन को अधिकार था। सामान्य तौर पर इसकी विदेश नीति को इनकी गृह नीति की तुलना में कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि इसकी विदेश नीति आक्रामक नहीं थी, बल्कि वह अहस्तक्षेप पर, असंलग्नता की नीति पर, पृथकता की नीति पर आधारित थी। तो आइए देखते हैं ग्लैडस्टोन की विदेश नीति 1868 से 1874 उसके प्रथम प्रधानमंत्रित्व काल में किस प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण उसने किया था। पहला प्रकरण आता है फ्रांस और प्रसा का युद्ध। जैसा कि हमने चर्चा की थी, यूरोप में इस समय महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थीं, बड़े परिवर्तन आ रहे थे। दो देश इस समय अस्तित्व में आए। पहला था इटली, दूसरा था बिस्मार्क। दोनों देशों का एकीकरण इस समय हुआ। इटली जो बिखरा हुआ था अनेक क्षेत्रों में, 10 से 12 क्षेत्र उसके अलग अलग टुकड़े थे, वो एक हो रहे थे। अंतिम चरण इसी काल में पूरा हुआ। रोम अभी तक उससे अलग था, वो इस समय एक हुआ। इसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया भी इसी काल में पूर्ण हुई थी। तो पहला हम देख रहे हैं फ्रांस और प्रसा का युद्ध। यहाँ पर हम जर्मनी नहीं कह रहे हैं। आपको यह ज्ञात होगा कि जर्मनी नाम का देश अभी अस्तित्व में नहीं आया था। प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसलिए जर्मनी के स्थान पर प्रसा शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रसा एक राज्य था। और आपको ज्ञात होगा कि जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन संघ यहाँ पर तैयार किया था और धीरे धीरे जालवरीन चुंगी संघ का निर्माण हुआ और धीरे धीरे राज्यों का एकीकरण हुआ। इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 राज्यों में के रूप में संगठित कर दिया था। फिर जालवरीन चुंगी संघ बना, उसके कारण इनमें एकता आई और धीरे धीरे इनमें एकता की भावना आती रही और अंततः यह देश जर्मनी के रूप में अस्तित्व में आया था प्रसा के नेतृत्व में। और प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क। बिस्मार्क की कूटनीति और उसके विशेष प्रयासों से, बड़ा देशभक्त था, महान देशभक्त था, महान कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क। उसके नेतृत्व में एकीकरण हुआ था और राज्य था प्रसा। प्रसा ने एकीकरण का कार्य किया। प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क। तो इसी एकीकरण की प्रक्रिया में, उसके चरण में फ्रांस और प्रसा का युद्ध अनिवार्य था। इस बात को बिस्मार्क जानता था या प्रसा को यह बात ज्ञात था।
यूरोप की राजनीति में बिस्मार्क का उदय हुआ। बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य किया जा रहा था। इस कार्य हेतु फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय, ये बोनापार्ट नहीं था, उसका भतीजा था नेपोलियन तृतीय, की बाधा उसके सम्मुख खड़ी थी। नेपोलियन तृतीय भी बिस्मार्क की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित था। बिस्मार्क बड़ा कूटनीतिज्ञ था, जैसे हमने चर्चा की। वह फ्रांस से युद्ध करना चाहता था ताकि कुछ क्षेत्र जर्मनी के, जिसका एकीकरण में बाधा खड़ी कर रहा था बिस्मार्क, उसको हटाया जा सके। इसके लिए युद्ध अनिवार्य था, किंतु उसने ऐसी कूटनीतिक चालें चली। चाहता तो युद्ध कौन? प्रसा युद्ध करना चाहता था, बिस्मार्क युद्ध करना चाहता था। उसने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी और उसे भली भांति ज्ञात था कि वह आसानी से फ्रांस को कुचल देगा। किंतु पूरे यूरोप को यह ज्ञात नहीं था, स्वयं फ्रांस को और नेपोलियन तृतीय को भी यह पता नहीं था कि इस समय तक प्रसा बहुत मजबूत स्थिति में है और वह फ्रांस को रौंद देगा, पराजित कर देगा। तो उसने इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की कि फ्रांस को ही प्रसा के विरुद्ध युद्ध घोषित करना पड़ गया। जो वह चाहता था वो उसने बिना आक्रामक हुए फ्रांस को आक्रामक घोषित करके युद्ध कर लिया। प्रकरण था, पहले भी चलाया था, बहुत सारी परिस्थितियां थी। तात्कालिक जो परिस्थिति थी जिसके कारण युद्ध हुआ वो था, स्पेन में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में प्रसा के शासक विलियम, प्रसा का शासक था विलियम, उसका संबंधी था लियोपोल्ड। लियोपोल्ड को स्पेन के लोगों ने अपना राजा चुना। अब उसको राजा बनाया जाना था, चुन तो लिया था। फ्रांस इस बात से बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति में बड़ी दिक्कत हो जाती। स्पेन है वो किसके पक्ष में चला जाता? प्रसा के पक्ष में चला जाता। तो इससे शक्ति संतुलन बिगड़ रहा था। नेपोलियन तृतीय बड़ा नाराज हुआ। उसने विलियम पर दबाव डाला, से कहा कि मना करे कि लियोपोल्ड वहाँ का शासक बनना स्वीकार कर दे। इस पर विलियम ने लियोपोल्ड को स्पेन का शासक बनने से रोक दिया। जो फ्रांस ने चाहा, नेपोलियन तृतीय ने चाहा, वो प्रसा ने कर दिया। अब विवाद का कोई कारण नहीं था, किंतु इससे नेपोलियन तृतीय संतुष्ट नहीं हुआ और वह विलियम के आश्वासन और विलियम से आश्वासन चाहता था कि भविष्य में ऐसा नहीं करेगा और लियोपोल्ड वहाँ का उत्तराधिकारी न बने, या वहाँ के मामले में, स्पेन के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में कोई हस्तक्षेप न करे, ऐसा वचन दे, आश्वासन दे। विलियम ने इसके लिए मना कर दिया और इस परिस्थिति का फायदा उठाया था बिस्मार्क ने, फायदा उठाया। वह चाहता था किसी तरह से युद्ध हो, इसलिए जो सूचना तार के रूप में राजा ने बिस्मार्क के पास भेजा था उसको उसने उजागर कर दिया, बता दिया कि इस तरह की मांग, इस तरह से दबाव यहाँ पर डाला जा रहा है। इससे प्रसा में फ्रांस के खिलाफ भावना फैली और क्योंकि ये बात उजागर कर दी गई थी, फ्रांस की जनता ने भी उसके खिलाफ युद्ध की मांग की और नेपोलियन तृतीय ने युद्ध की घोषणा कर दी। जैसा मैंने कहा, प्रसा की पूरी तैयारी थी, युद्ध हुआ और युद्ध में फ्रांस को प्रसा ने पराजित कर दिया। इसके बारे में, युद्ध के बारे में विशेष चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हम इंग्लैंड के संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ग्लैडस्टोन ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, उसको हम देख रहे हैं। जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के पहले, तो उसने अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। केवल यह आश्वासन दोनों शक्तियों से मांगा, यानी प्रसा से और फ्रांस से, दोनों से ये आश्वासन मांगा कि 1839 में लंदन में जो संधि हुई थी बेल्जियम की तटस्थता के विषय में, बेल्जियम में कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, न तो फ्रांस न प्रसा, और यदि फ्रांस ने हस्तक्षेप किया बेल्जियम के क्षेत्र में तो प्रसा का साथ देगा इंग्लैंड, और यदि प्रसा ने हस्तक्षेप किया तो फिर फ्रांस का साथ देगा ब्रिटेन। इस तरह से उसने अलग अलग दोनों से बात की और आश्वासन ले लिया कि वह दोनों शक्तियां वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। और यह भी स्थिति थी उसके पास कि अगर दोनों वहां पर हस्तक्षेप कर दें तो ब्रिटेन उसकी रक्षा करेगा, ये बात भी थी, लेकिन इसकी बात उसने नहीं की। किंतु उसकी रक्षा वह करना चाहता था, तो बिना हस्तक्षेप किए दोनों शक्तियों से उसने आश्वासन ले लिया, बात कर लिया। दोनों ने ही वहाँ पर हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। इसके लिए वह अलर्ट रहा कि वहाँ पर कोई हस्तक्षेप न हो, और उसके हस्तक्षेप को उसने बचा लिया। इस तरह से फ्रांस और प्रसा के युद्ध के समय तटस्थता की नीति के साथ भी उसने सक्रियता रखी और बेल्जियम को सुरक्षित रखा। दूसरा प्रकरण था इटली का एकीकरण।
1870 में फ्रांस तथा प्रसा के मध्य जब युद्ध हुआ, जिसकी हमने अभी चर्चा की, उस समय फ्रांस की एक सेना रोम में थी, रोम की रक्षा के लिए। कैथोलिक शासन था, क्योंकि कैथोलिक देश था फ्रांस, इसलिए फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय ने एक सेना रख छोड़ी थी। कहाँ पर? रोम में। इटली का बाकी एकीकरण पूर्ण हो चुका था, केवल रोम को राजधानी के रूप में इटली में शामिल होना था, शेष इटली में शामिल होना बाकी था। किंतु इटली का जो शासक था विक्टर इमैनुएल द्वितीय, वो वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फ्रांस एक बड़ी शक्ति थी और रोम की रक्षा के लिए उसने सेना रख छोड़ी थी, इसलिए वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा था या नहीं कर पा रहा था। किंतु वह प्रतीक्षारत था, किसी तरह से वहाँ से सेना हटे तो फिर विक्टर इमैनुएल या शेष इटली का आक्रमण वहाँ पर हो और रोम को अपने अधिकार में कर ले। रोम अभी पोप के अधिकार में था, जिसका धार्मिक कैथोलिक जगत में सर्वोच्च स्थान था। आप सभी उससे जानते हैं कि कैथोलिक जगत का, ईसाई जगत का जो प्रधान होता है, प्रमुख होता है, वो पोप कहलाता है। अभी भी ये व्यवस्था है। उस समय उसका अधिकार और अधिक था और रोम पर राजा के रूप में भी वो काम करता था। न केवल धार्मिक नेता था, धर्म का प्रमुख था, बल्कि रोम के क्षेत्र का वह राजा भी था और उसकी रक्षा के लिए फ्रांस की सेना थी। जैसे ही प्रसा और फ्रांस का युद्ध प्रारंभ हुआ, सैन्य शक्ति को फ्रांस ने, नेपोलियन तृतीय ने एकत्र किया, तो वहाँ की सेना, रोम की सेना, जो फ्रांसीसी सेना वहाँ पर थी, उसको वापस बुलाया गया। जैसे ही फ्रांसीसी सेना ने रोम छोड़ा, तुरंत उसका स्थान आक्रमण करके विक्टर इमैनुएल ने रोम को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। आपको ये ज्ञात होगा, वेटिकन सिटी नाम का एक छोटा सा क्षेत्र रोम से ही लगा हुआ या रोम के भीतर ही था, उसको अलग से एक सिटी छोटी सी बना के आगे चलकर व्यवस्था की गई आज की स्थिति में, और पोप वहाँ का प्रमुख है, उसकी इच्छा से वहाँ पर शासन होता है, तो वो व्यवस्था आगे चलकर वहाँ कायम की गई। इस तरह से इटली का एकीकरण हुआ। इस समय ग्लैडस्टन की नीति ये रही थी कि ग्लैडस्टन और इंग्लैंड के लोग ये चाहते थे, क्योंकि पोप एक धार्मिक नेता था और कैथोलिक था, कैथोलिक जगत का प्रधान था। इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड या प्रोटेस्टेंट चर्च मुख्य रूप से था, तो ये लोग धार्मिक रूप से भी उसके विरोधी थे पोप के, और पोप की शक्ति से ईर्ष्या भी रखते थे, अच्छा नहीं मानते थे कि पोप की शक्ति कम हो। ऐसा इंग्लैंड की जनता भी चाहती थी और ग्लैडस्टन भी ऐसा चाहता था। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि पोप की शक्ति जाती रही, राजनीतिक अधिकार उसका समाप्त हुआ, और इटली के एकीकरण के प्रति भी ग्लैडस्टोन और इंग्लैंड की जनता की सहानुभूति थी, क्योंकि ये प्रजातंत्र का भी समर्थक था, राष्ट्रीयता का समर्थक था। इस कारण से इसने वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि ये प्रसन्न और संतुष्ट रहे। तो दो प्रकरण हमने देखे। तीसरा था रूस और काला सागर। ये भी जो युद्ध हुआ था पहला, फ्रांस और प्रसा, उसी समय से संबंधित है। पेरिस की संधि जो कि 1839 में हुई थी, इसके अनुसार रूस और तुर्की अपने जहाज़ों को काला सागर में नहीं रख सकते थे, नहीं भेजेंगे, ये बात तय हुई थी। अब इंग्लैंड और फ्रांस की सम्मिलित शक्ति से रूस डरता था और वह काला सागर से लगातार दूर बना रहा। परंतु फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ जाने के कारण फ्रांस इस ओर ध्यान नहीं दे पाया और इस अवसर का फायदा उसने उठाया। फ्रांस कमज़ोर हो गया युद्ध के समय भी, और युद्ध जब पराजित हुआ तो कमज़ोर हुआ, हस्तक्षेप करने की स्थिति नहीं रही। इस अवसर का उसने फ़ायदा उठाया और काला सागर के क्षेत्र में अपने जहाज़ भेज दिए, एक तरह से अधिकार कर लिया। उसने अपने विचार को कार्य रूप देने से पहले प्रसा और ऑस्ट्रिया के साथ रूस ने गुप्त मंत्रणा की, चर्चा की, इंग्लैंड से चर्चा नहीं की और वहाँ पर अधिकार कर लिया। ग्लैडस्टन के द्वारा रूस के इस कार्य का विरोध किया गया, किंतु उसका विरोध व्यर्थ हुआ, क्योंकि ग्लैडस्टन ने न तो युद्ध की घोषणा की, न युद्ध की धमकी दी, न ही कोई जहाज वहाँ पर भेजा, कोई आक्रामक कार्यवाही नहीं की। रूस भी जानता था ग्लैडस्टन को, इसलिए वहाँ पर उसका अधिकार हो गया। केवल उससे वार्ता की गई, चर्चा की गई रूस से, किंतु कोई सीधा आक्रमण या हस्तक्षेप इस मामले में नहीं किया गया। रेमजे म्योर ने इस प्रकरण पर लिखा कि लंदन के सम्मेलन से, लंदन में सम्मेलन बुलाया गया, चर्चा की गई रूस से, लंदन के सम्मेलन से प्राप्त किए जाने वाला संतोष वास्तविक न होकर औपचारिक था, कुछ मिला नहीं। पर इसके अभाव में
रूस के साथ युद्ध करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था और स्वयं डिजरेली, जिसका कहना था कि इस घटना से ब्रिटेन की मानहानि हुई थी, ऐसे मामले में शायद ही वह स्वयं युद्ध करता। यानी डिजरेली भी प्रधानमंत्री होता तो रैमजिमेरो का कहना है कि वह युद्ध नहीं करता, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ से ब्रिटेन जुड़ा हुआ नहीं था और यह क्रीमिया युद्ध की भांति जैसे अनावश्यक भयंकर युद्ध हो गया था, उसी तरह से अपनी धौंस दिखाने के कारण वहाँ पर जाकर भयंकर युद्ध फिर से रूस के साथ करना पड़ता। रूस भी शक्तिशाली था, यद्यपि ब्रिटेन जीत जाता किंतु उसे अनावश्यक संघर्ष करना पड़ता, तो उससे उसने बचाव किया। इससे उसकी आलोचना हुई, लेकिन वस्तुतः सही नीति थी। उससे बात की गई, उससे कहा गया कि युद्धक पोत यहाँ पर नहीं रखेंगे और पूरा अधिकार उनका नहीं रहेगा, बाकी को आने जाने का अधिकार हो गया। इस तरह से एक तरह से कहा जाए तो लीपापोती की गई, ये माना गया और रूस पर थोड़ा दबाव धौंस दिखाया गया, लेकिन किया कुछ नहीं गया। अलबामा की समस्या। अलबामा इंग्लैंड का एक जहाज था जिसका उपयोग दक्षिणी राज्यों ने उत्तरी राज्यों के खिलाफ अमेरिकन गृह युद्ध के दौरान किया था। आपको ज्ञात होगा अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था दासों के प्रकरण को लेकर। दक्षिणी राज्य चाहते थे कि दास, कृषक दास जो थे अफ्रीका से लाए हुए, उनको वो रखना चाहते थे क्योंकि खेती में वो बड़ी मदद करते थे। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य इसका उन्मूलन चाहते थे। सरकार में उत्तरी राज्यों का प्रभाव था, इसलिए दास प्रथा का अंत कर दिया गया, लेकिन दक्षिणी राज्यों ने इसका विरोध किया। अब इस कारण उत्तरी और दक्षिणी राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के लड़ पड़े, गृह युद्ध शुरू हो गया। इस समय इंग्लैंड का एक जहाज था अलबामा। उत्तरी राज्य या सरकार, अमेरिकी सरकार ने ब्रिटेन से आग्रह किया कि अपने कोई जहाज अमेरिका के तट की ओर न भेजे, क्योंकि अभी यहाँ गृह युद्ध चल रहा है। इंग्लैंड ने हामी भरी, लेकिन भूलवश उसने अपने देश में यह आज्ञा प्रसारित नहीं की कि इंग्लैंड का कोई जहाज संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में न जाए। उनसे भूल हुई और त्रुटिवश अलबामा नाम का इंग्लैंड का एक जहाज दक्षिणी राज्यों की ओर चला गया। दक्षिणी राज्यों ने अमेरिका के उसको पकड़ लिया और अपने युद्ध में उसको शामिल कर लिया और उत्तरी राज्यों को बहुत क्षति इससे पहुंचाई गई। जब युद्ध समाप्त हुआ, वहाँ का गृह युद्ध समाप्त हो गया, तब अमेरिकी सरकार ने इंग्लैंड से क्षतिपूर्ति की मांग की। ये कहा कि आपने त्रुटि की थी, इसलिए क्षतिपूर्ति धनराशि की मांग की। अब विकट प्रश्न था, इंग्लैंड एक शक्तिशाली देश था और वह क्षतिपूर्ति देना अपना अपमान समझ सकता था। ग्रैडस्टन ने रास्ता निकाला और उस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी, उसमें इसने ये प्रकरण डाल दिया। वहाँ पर उसकी हार हुई और 30 लाख पाउंड युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए आदेश हुआ। इसने चुपचाप 30 लाख पाउंड देना स्वीकार कर लिया, अमेरिका को दे दिया। इससे उसकी बड़ी बदनामी हुई, जबकि इंग्लैंड में युद्ध तक की मांग की जा रही थी कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दे, किंतु उसने बड़ा दूरदर्शी कार्य किया था, क्योंकि अमेरिका उसका मित्र था। यदि वह युद्ध करता तो अपार धन की हानि हो सकती थी, उसको हो सकता था कि उसको पराजित भी होना पड़ता या इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती और अमेरिका स्थायी रूप से उसका दुश्मन हो सकता था। तो इस तरह से टकराव को उसने बचाया, उसके साथ मित्रता को बनाए रखा और अमेरिका भी संतुष्ट हुआ कि इसने क्षतिपूर्ति की राशि दे दी। इस तरह से इस प्रकरण में भी शांतिपूर्वक तटस्थता की नीति का इसने अनुसरण किया। अगला प्रकरण था एशांटी का युद्ध। 1871 में इंग्लैंड ने हॉलैंड से सुमात्रा इसने खाली किया था। इंग्लैंड ने सुमात्रा द्वीप एशिया के क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सुमात्रा का द्वीप है, उसको इंग्लैंड ने खाली किया। उसके बदले हॉलैंड से अफ्रीका में गोल्ड कोस्ट का क्षेत्र प्राप्त किया था। आंतरिक भाग में एशांटी नामक स्थान पर एशांटी जाति के लोग, उसका राजा था, उसकी अधीनता में निवास करते थे। अब तक यहाँ के लोगों को यूरोप की सब वस्तुएं बिना कर दिए प्राप्त हो जाती थी। जब इसने ब्रिटेन ने गोल्ड कोस्ट पर अधिकार किया तो उसके बाद अंग्रेजों ने एशांटी जाने वाले यूरोपीय वस्तुओं पर कर लेना प्रारंभ कर दिया। इससे वहाँ का राजा नाराज हो गया और उसने अंग्रेजों के संरक्षण में गोल्ड कोस्ट के एक भाग में रहने वाली फेंटीस जाति पर आक्रमण कर दिया। ये फेंटीस जाति किसके संरक्षण में था? अंग्रेजों के संरक्षण में, अंग्रेजों के अधीन था।
उस पर उसने आक्रमण कर दिया अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। किस बात का बदला? कि अंग्रेज उससे कर ले रहे थे। ग्लैडस्टन ने तटस्थता की नीति का त्याग करते हुए आक्रामक नीति अपनाई। उसने तत्काल गार्नेट वुल्जे की अधीनता में एक अंग्रेजी सेना एसांटी में युद्ध करने के लिए भेज दिया। गार्नेट वुल्जे सफल रहा। एसांटी के राजा को पराजित कर दिया गया और उस पर ब्रिटिश कानून जो जिस पे चल रहा था, कर लिया जा रहा था, वो लिया गया। इसके अलावा यहाँ पर नरबली की प्रथा थी, उस पर भी ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया। राजा के साथ समझौता जो हुआ उसमें उसको ये कहा गया कि नरबली नहीं किया जाएगा यहाँ। इस तरह से एक कुप्रथा यहाँ पर थी, उसको भी ब्रिटेन के द्वारा समाप्त किया गया। इस तरह से विदेश नीति की उसके प्रथम काल में प्रमुख घटनाएं थीं, जिनका निराकरण अपने ढंग से या विदेश नीति उसने इस प्रकार से अपनाई। मूल्यांकन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा तटस्थता की नीति का अनुसरण किया गया था। उसने विदेश नीति के जटिल प्रश्नों को विवेकपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया। काला सागर पर रूस के अधिकार होने पर उसने उसके साथ युद्ध न कर उचित कार्यवाही की। इसी प्रकार से अलबामा प्रकरण पर भी उसने अमेरिका के साथ युद्ध न कर निश्चित रूप से उचित कार्य किया था। किंतु इंग्लैंड के निवासियों की यह भावना थी कि उसकी विदेश नीति निर्बल थी। जब कभी भी युद्ध करने के कारण व्यय का प्रश्न उपस्थित होता था, उसने युद्ध में संलग्न न होकर ब्रिटेन के सम्मान को ठेस पहुंचाई। ये इस तरह वहाँ की जनता मानती थी। सामान्यतः पूर्व प्रधानमंत्री पामर्स्टन की आक्रामक नीति और डिज़रायली की साम्राज्यवादी नीति के परिप्रेक्ष्य में उसकी तुलना में ग्लैडस्टन की तटस्थता और शांति की नीति से की जाती थी। इस कारण से उनको लगता था कि वो सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था जो डिज़रायली के समय या पामर्स्टन के समय मिलता था, जिसके कारण उसकी विदेश नीति को इनको हल्की प्रतीत होती थी, हल्का महसूस होता था, किंतु उसकी नीति समय के अनुकूल थी। रैमजे म्योर ने लिखा है, यह नहीं कहा जा सकता कि ग्लैडस्टन की विदेश नीति की आलोचना का कोई विशेष कारण था या यह कारण था कि वह शांति और उत्साहहीनता से विदेश नीति का पालन करता था। लोगों को असली शिकायत इस बात से थी कि ब्रिटेन यूरोप के मामलों में वैसा सर्वश्रेष्ठ या वैसा निर्णायक या महत्वपूर्ण निर्णायक नहीं रह गया था जैसा कि पामर्स्टन के समय में था, या जैसा बनाने का कोशिश डिज़रायली ने की थी। यह इस तरह का कार्य नहीं करता था, इसलिए उसकी तुलना में इसकी विदेश नीति बड़ी हल्की इंग्लैंड के लोगों को और आलोचकों को लगती थी। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन की व्यवहारिक नीति थी। उसने अनावश्यक युद्ध की नीति का अनुसरण नहीं किया। उसके द्वारा इटली के एकीकरण तथा जर्मनी और फ्रांस के युद्ध के समय भी व्यवहारिक और उचित नीति का अनुसरण किया गया था। गोल्ड कोस्ट में अशांति के क्षेत्र में उसने त्वरित हस्तक्षेप किया। इस प्रकार उसकी विदेश नीति अधिक चमक दमक वाली न होकर व्यवहारिक, तटस्थतापूर्ण और असंलग्नता की नीति पर आधारित थी। इस तरह से उसकी विदेश नीति की यद्यपि आलोचना बहुत की जाती है, जैसा कि मैंने कहा, तुलनात्मक रूप से, क्योंकि पामर्स्टन और डिज़रायली के समय में इंग्लैंड की विदेश नीति आक्रामक थी या साम्राज्यवादी थी, लेकिन इसने असंलग्नता की नीति का अनुसरण किया और शांति की नीति का अनुसरण किया था।